नेट की आज थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कनेक्टिविटी कट जा रही है। वेतन से कर योग्य आय जब हम ज्ञात करते हैं तो उस समय आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा, आप देखते चले जाएं। वेतन से कर योग्य आय की जब आप गणना करेंगे तो उस समय में आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप सभी प्रकार की नगद प्राप्तियां, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट में बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस सैलरीज, तो इसमें नगद प्राप्तियां जो होंगी इसको लेंगे आप। कैश रिसिप्ट जो होगी, नगद प्राप्तियां, कैश रिसिप्ट सबसे पहले लेंगे। अब इसमें नगद प्राप्तियों में वेतन है, बोनस है, कमीशन है, ठीक है, कर योग्य भत्ते हैं, जैसे कि आपका मनोरंजन भत्ता हो जाता है, चिकित्सा भत्ता हो जाता है, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता होता है, ठीक है। आपके कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस सैलरी, अलाउंसेस, आपके पेरिसाइड्स और रिक्वायरमेंट, ये सारे लेंगे आप तो इसकी पूरी की पूरी राशि इसमें आ जाएगी। दूसरा, इसमें आप करेंगे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रिकॉग्नाइज पीएफ। सर फिर गार्डन दिख रहा है, ये आप उसको ग्रिड में सेटिंग करिए, आपकी सेटिंग में प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड पीएफ, पीएफ का आप लेंगे। पीएफ के लिए मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है। पीएफ में ये आपको देखना है कि नियोक्ता का अंशदान, कंट्रीब्यूशन आप पे, इसमें आप देखेंगे इसमें सेवा शर्तों के अधीन है या नहीं है, इसको देखेंगे। यहाँ पर मूल वेतन प्लस सेवा के अधीन यदि महंगाई है उसको लेंगे, यदि मान लीजिए उसको सेल्स पर कोई कमीशन मिल रहा है वह लेंगे, प्लस तो इन सारी चीजों को लेने के बाद इसमें वेतन के 12% से अधिक को लेंगे, ठीक है, वेतन का 12%, ठीक है, इससे अधिक 12% से अधिक होगा तो वह कर योग्य होगा। 12% तक के क्या होगा, 12% तक के एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान जो है 12% तक के कर मुक्त होगा और 12% से अधिक राशि पर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कर योग्य हो जाएगा। तीसरा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इस पर ब्याज, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड पर ब्याज, ये आपका हो जाएगा 9.5%, ठीक है। 9.5% तक के क्या होगा, ये एग्जेम्प्टेड होगा, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये 9.5% से अधिक ब्याज जो है उस पर कर योग्य होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें किराया मुक्त मकान, रेंट फ्री हाउस, किराया मुक्त मकान, ये क्या है, नियमानुसार आपकी राशि इसमें होगी, ठीक है। मकान किराया भत्ता,
मकान किराया भत्ता, यह भी नियमानुसार होगा आपका। आंशिक कर योग्य भत्ते, आंशिक कर योग्य भत्ते, ठीक है। इसमें जो अधिक राशि होगी, अधिक की जो राशि होगी वह कर योग्य होगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते चले जाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जो पार्टी आपके टैक्स जो आंशिक होता है, ठीक है, आंशिक यानी कि कुछ हद तक, ठीक है, कुछ में टैक्स लगते हैं और कुछ में नहीं लगती, फुली एग्जेम्प्टेड, आपके सेमी टैक्सेबल। तो इस तरीके से इसमें तो आंशिक कर योग्य भत्ते जैसे आते हैं, शिक्षा भत्ता है, ठीक है, 100 रुपए प्रति माह प्रति बालक, मैक्सिमम 2 बालक के लिए होगा। छात्रावास की सुविधा है तो इसमें 300 रुपए प्रति माह बालक होगा और अधिकतम 2 बच्चों के लिए इसमें कर मुक्त होता है। और शेष जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी, कर योग्य हो जाएगी। जैसे घर से आपको ऑफिस तक आने जाने की जो सुविधा मिलती है, ठीक है, इसमें पूर्णतः कर योग्य होता है। आपको कार्यालय जो ऑफिशियल वर्क करना है उसके लिए आपको ट्रेवलिंग चार्जेस मिलते हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया है, तो ये पूर्णतः कर मुक्त होता है। यदि इसमें राशि कम व्यय किए गए हों तो उसको शेष राशि को कर योग्य मान लिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा यदि गैस बिजली पानी यदि किसी भी प्रकार से कोई सुविधा है, निःशुल्क शिक्षा सुविधा है, यदि ये दिया है तो नियमानुसार उसको हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, जैसे कि कर्मचारी के नाम से किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन है, ठीक है, जैसे गैस कनेक्शन है, मान लीजिए बिजली है, बिजली बिलों का भुगतान करता है, लाइफ इंश्योरेंस है, या कर्मचारी द्वारा नियुक्त कोई नौकर है उसको वेतन देता है, या वह अन्य किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसका फीस का भुगतान करता है, तो ऐसे यदि कोई अमाउंट चाहते हैं तो उसकी संपूर्ण राशि को ले लेंगे, यानी कि पूरी अमाउंट को हम लेंगे, ठीक है। आप पॉइंट वाइज चलते जाएं इसमें। और सभी प्रकार के लिए जो सभी के लिए कर मुक्त जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, उससे जो प्राप्तियां हैं, जैसे उसमें आपका ब्रेकफास्ट के लिए है, टेलीफोन की सुविधा है, मेडिकल के लिए है, आपके ट्रेवलिंग के लिए है, तो जो भी आय है ये इसमें कोई भी राशि नहीं ली जाएगी, आय में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा, इसमें आप आगे आएंगे तो मोटर कार वगैरह की सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, भोजन के लिए मिलता है, क्लब के लिए मिलता है, क्रेडिट कार्ड के लिए मिलते हैं, उपहार के लिए लगते हैं, तो ये नियमानुसार उस राशि को हम यहाँ पर लेंगे, उसके अमाउंट को लेंगे, तो वह नियमानुसार यानी कि आपके अकॉर्डिंग टू रूल टैक्सेबल होंगी, जो कि हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि अन्य किसी भी प्रकार से कोई भुगतान नियोक्ता के द्वारा किसी को की गई है तो उसकी पूरी की पूरी राशि को यहाँ पर लेंगे, वह टैक्सेबल होगा। और इसको पूरा लेने के बाद इसको हम टोटल करेंगे तो वह कहलाएगा सकल वेतन, ग्रॉस सैलरी, कुल सकल वेतन कहलाएगा, टोटल ग्रॉस सैलरी कहलाएगी, ठीक है, टोटल ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में फिर क्या करेंगे, ये हो गया यहाँ तक कुल सकल वेतन। सकल वेतन जो आएगा ग्रॉस सैलरी में आप फिर माइनस करेंगे जो आपको डिडक्शन मिलता है वेतन शीर्षक के अंतर्गत, जो कटौती मिलती है आपको अंडर सेक्शन 16, ठीक है, माइनस इसमें ग्रॉस सैलरी में, ग्रॉस सैलरी जो आएगा ग्रॉस सैलरी में माइनस करेंगे, क्या चीज को माइनस करेंगे, इसमें डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक है।
डिडक्शन माइनस होगा ये अंडर सेक्शन 16। ठीक है, अब इसमें जो कटौतियां जो दी जाएंगी तो प्रमाणित कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, इसमें आपका पहला हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपका अंडर सेक्शन 16(1) के अंतर्गत। दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा देंगे, इसमें डिडक्शन कौन सा मिलेगा, मनोरंजन भत्ता के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 16(2). ठीक है, नेक्स्ट इसमें मिलेगा आपको प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3). ठीक है, इसमें नियमानुसार टैक्स जो है वह माइनस हो जाएगा आपका। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है मैक्सिमम 50,000 रुपए तक के है। ठीक है, 50,000 रुपए तक का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, चाहे प्रश्न में इस संबंध में कुछ भी निर्देश दिए हो या नहीं, प्रत्येक दशक में ये कटौतियां दी जाएंगी। ठीक है, हर स्थिति में ये कटौतियां देंगे और इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए तक के इसमें उसको मिलेगा। दूसरा जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हीं को मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हीं को मिलेगा और इसको नियमानुसार निकाला जाएगा और इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कितना होगा, 5,000 रुपए तक। 5,000 रुपए तक का एंटरटेनमेंट अलाउंस में छूट मिलेगी। तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, व्यवसायिक कर कहा जाता है इसको, या वित्त कर के रूप में भी लिया जाता है या सेवा नियोजन कर के रूप में लिया जाता है अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो ये गत वर्ष में भुगतान की गई रकम पर मिलता है, प्रीवियस ईयर में यदि वह पेमेंट किया है उसके आधार पर मिलेगा। जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, वहां पर वेतन से कर योग्य आय, टैक्सेबल आपका सैलरी। ठीक है, वेतन से कर योग्य आय टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक ब्रीफ है। यहाँ पे कुछ बातें और आपको ध्यान देनी होंगी, जैसे वेतन से आय की आप जब गणना आप करते हैं तो उस समय अक्सर थोड़े से कंफ्यूजन्स आते हैं, जैसे कि नियोक्ता द्वारा किए गए कौन से भुगतान हैं या उस सुविधाओं का मूल्य है, उसमें कौन सी आय में शामिल की जाएंगी और किसे शामिल नहीं की जाएंगी। तो इसलिए जो इसको समझना है तो इसमें जो नगद प्राप्तियां हैं, जो सुविधाएं हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैश एलिमेंट्स एंड फैसिलिटीज जो है इसको हम 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक तो होता है फुली टैक्सेबल आइटम, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल आइटम और तीसरा होता है फुली टैक्स फ्री आइटम। ठीक है, यानी पूर्णतः कर योग्य, अंशतः कर मुक्त मध्ये और पूर्णतः कर मुक्त। तो इसको हम 3 पार्ट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि पूर्णतः टैक्सेबल होता है यानी फुली टैक्सेबल आइटम, ये भी आप राइट डाउन कर लीजिए, लिखते चले जाएं। मैं थोड़ा तेजी से आपको बता रहा हूं क्योंकि हमको आगे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो फुली टैक्सेबल आइटम जैसे कि वेतन है, ठीक है, मूल वेतन बेसिक सैलरी जो होगी तो ये उसकी जो ग्रॉस अमाउंट होगा उसको आप ले लेंगे। डीए है महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, ठीक है, हो या ना हो उसको शामिल करेंगे। महंगाई वेतन है, जनरल अलाउंस, आपके बोनस है, कमीशन है,
जो अग्रिम वेतन है, अवशिष्ट राशि है, मनोरंजन भत्ता है, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, नौकर भत्ता है, घर से कार्यालय आने जाने के लिए है, किराया मुक्त मकान है, जो कि मैंने अभी इसके पहले आपको बताया। उन सारे आइटम्स जो हैं ये फुली टैक्सेबल आइटम्स होते हैं, इनको आपको लेना है। और जो पार्टली टैक्सेबल आइटम्स होते हैं उसमें कौन सा होता है, जैसे कि आपका एजुकेशन अलाउंसेस है, या आपके हॉस्टल के लिए है, या जो ट्राइबल एरिया के लिए होता है, हाउस रेंट अलाउंस के लिए है, मकान किराया भत्ता एक सीमा तक के लिए ही होता है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने अलग से इसका एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स हमने किए हैं। हाउस रेंट अलाउंस को निकालने के लिए आपको मकान किराया भत्ता जो है, जैसे कि आपको फूड प्रोसेस के लिए मिलता है, भोजन सुविधा मिलता है, 50 रुपए प्रति भोजन जो है वहां तक के कर मुक्त होता है। तो ये पार्टली आपके टैक्सेबल आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट, और पार्टली टैक्सेबल में आपका ये भी आ जाता है प्रोविडेंट फंड का। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अनुदान जो है 12% तक के होगा, और उस पर ब्याज जो है वो 9.5% तक। यदि किसी की नियोक्ता को कोई अनुदान मिलता है वो 5,000 रुपए तक के होता है, और शेष जो राशि बच जाती है वो कर योग्य होता है। बच्चों के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, यानी नियोक्ता को स्कूल में यदि वह अपने बच्चों को पढ़ाता है, निःशुल्क शिक्षा देता है, तो वो 1,000 रुपए प्रति माह बालक तक के क्या होता है, कर मुक्त होगा, और बाकी जो भी राशि होगा वो क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं फुली टैक्सेबल, ठीक है, सॉरी फुली टैक्स फ्री आइटम, यानी जो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। ऐसे कुछ मंदिर जो कि आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि घर से कार्यालय, यानी कि ऑफिस से घर तक आने जाने की जो सुविधाएं यदि वह वहन करता है, कार्यालय से घर वापस आने जाने के लिए जो वाहन की सुविधा है वह पूर्णतः कर मुक्त होता है। केवल कार्यालय का उपयोग के लिए यदि किसी भी प्रकार से उसको वाहन सुविधा प्रदान की गई है, कार सुविधा प्रदान की गई है, तो भी वह पूर्णतः कर मुक्त होता है। ट्रैवलिंग सवारी भत्ता, जो खर्च की गई राशि, जितनी खर्च की गई राशि है वहां तक के वह कर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर अलाउंसेस है, शिफ्टिंग के लिए जो मिलता है। ठीक है, यदि मान लीजिए ऑफिशियल दौरे किए जाते हैं, ऑफिशियल विजिट जो होता है उसके जो अलाउंसेस है वह भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। वर्दी के लिए यानी कि ड्रेस अलाउंसेस जो मिलता है, उसकी सफाई के लिए, धुलाई के लिए, वह भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। नियोक्ता के द्वारा यदि हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पर उसकी ट्रीटमेंट हो रही है वह भी होगा। ग्रुप इंश्योरेंस यह भी आपका पूर्णतः कर मुक्त होगा। टेलीफोन की यदि उसको सुविधा मिली है, ठीक है, यह भी होगा। ब्याज, यहाँ पर आप देखेंगे ब्याज मुक्त ऋण इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्याज मुक्त ऋण, यदि ऋण की राशि 20,000 रुपए से अधिक नहीं है, ठीक है, 20,000 रुपए तक के ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार से। तो ये तीनों पार्ट हो गए। अब इसमें विशेष तौर पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि कर्मचारी अवशिष्ट कर्मचारी है जिसकी कर योग्य नगद प्राप्तियां, यानी कि जो कैश रिसिप्ट जो कर रहा है 50,000 रुपए से अधिक नहीं है, तो वह संचालक और नसारवान हित रखता होगा। तो इसमें इसके आधार पर आपको मोटर कार की सुविधा, नियुक्त उसमें विद्यालय की या नौकर की सुविधा, कर्मचारी को निःशुल्क, तो ये सारे कनेक्शन जो है वह नियोक्ता के नाम से हो तो ये छूट उनको प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। प्रोविडेंट फंड के लिए आप प्रोविडेंट फंड का जब आप कैलकुलेशन करेंगे
तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि नियोक्ता का 12% तक के जो अंशदान है वह करमुक्त होगा। 12% से अधिक यदि उसका अंशदान होता है तो वह कर योग्य होगा। इसको आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 12% तक इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। आप उसको एक फार्मूले से कर सकते हैं। जो सैलरी होगी उसका 12% आप निकाल देंगे, बाकी एक्सेस जो अमाउंट होगा वह टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आप प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जो निर्धारित दर से ब्याज है 9.5% ये निकाल सकते हैं। और वैधानिक प्रोविडेंट फंड में अंशदान और ब्याज यदि कर्मचारी जो है सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड लागू होगा और ऐसी स्थिति में सरकार के अंशदान और उसके ब्याज पर किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरा मुख्य बात इसमें ये ध्यान रखना है आपका अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, वैधानिक प्रोविडेंट फंड और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड आपका हो गया। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में आपको क्या ध्यान रखना होगा, नियोक्ता का अंशदान का 12%, ब्याज 9.5%। ठीक है, और तीसरा दूसरा वैधानिक प्रोविडेंट फंड, इसमें यदि सरकारी कर्मचारी है तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड के जो नॉर्म्स हैं, ऐसी स्थिति में सरकार का अंशदान और ब्याज दोनों ये कुछ भी उसमें लागू नहीं होगा, आपको ध्यान नहीं देना है वहां पर। और तीसरा जो है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, इसमें नौकरी में रहते हुए अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता के अंशदान और ब्याज पर भी किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मकान किराया भत्ता किस तरीके से निकालना है इसमें हमारी पूरी चर्चा हो चुकी है। अब हम इसमें सीधे अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो उसमें कर योग्य आय की आपको गणना करनी होगी। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन नोट कर रहे हैं? प्लीज रिप्लाई। यस सर। चलिए, मिस्टर एक्स को 36,000 रुपए प्रति माह वेतन। छोटा सा क्वेश्चन आज के लिए, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इससे आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन जो बातें आई है उन बातों को हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिस्टर एक्स को 36,000 रुपए प्रति माह वेतन एवं 1 माह के वेतन के बराबर बोनस मिलता है। मिस्टर एक्स गेट्स सैलरी 36,000 रुपीज पर मंथ। हाँ जी, आराम से बोलो सर, जल्दी जल्दी हो रहा है। अच्छा। मिस्टर एक्स को 36,000 रुपए प्रति माह वेतन एवं 1 माह के वेतन के बराबर बोनस मिलता है। मिस्टर एक्स गेट्स सैलरी 36,000 rupees per month and bonus equal to 1 month salary. इसके अतिरिक्त नियोक्ता से
निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस he provided the following facilities by the employer. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कार्यालय के समय एक समय मुक्त भोजन सुविधा, 250 कार्यशील दिनों के लिए फ्री फूड 1 टाइम डेली ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम फॉर 250 वर्किंग डेज। कंपनी इन सुविधाओं के लिए 62 रुपए 62 रुपीज प्रतिदिन व्यय करती है। द कंपनी पे 62 rupees per day mail for such facility to creator। to caterer। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की फैक्ट्री से मुफ्त बिजली 3800 रुपए मूल्य की है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कंपनीज फैक्ट्री और 3800 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, उसका एक पुत्र कंपनी द्वारा संचालित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा है। His one son is getting free education in the school run by the company। ऐसे विद्यालय में सामान्यतः 750 रुपए प्रति माह प्रति बालक खर्च आता है। The expenses of education in a such institution is 750 rupees per month per student। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, उन्होंने 4500 रुपए जीवन बीमा प्रीमियम एवं नियोक्ता ने 4300 रुपए प्रीमियम चुकाया। He paid life insurance premium 4500 rupees and employer paid 4300 rupees। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी कर योग्य वेतन से आय ज्ञात कीजिए। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी अंडर द हेड
salaries for the assessment year 2020-21. ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को देखते जाए। सबसे पहले इसमें देखिए आपका मूल वेतन दिया हुआ है, बेसिक सैलरी। मूल वेतन को कितना मिल रहा है? 36,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो साल भर का कितना हो जाएगा इसका? 4,32,000 रुपए। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा था उसको बोनस मिल रहा है, 1 माह के वेतन के बराबर बोनस। बोनस इसको कितना रुपए मिल रहा है? 1 माह का। ठीक है, 1 मंथ, 1 माह के बराबर मीन्स कितना हो गया? 36,000 रुपए। ठीक है, फिर इसको अलाउंसेस मिल रहे हैं, अनुलाभ की सुविधा। अनुलाभ की सुविधा क्या क्या मिल रही है? पेरिप्लेटिस आपको मिल रहा है इसमें। इसके अंतर्गत इसको मिल रहा है मुफ्त भोजन। ठीक है, फ्री लंच मिल रहा है। मुफ्त भोजन की सुविधा मिल रही है। कितना वर्किंग डे है उसका? 250 वर्किंग डे है। और प्रतिदिन उसको कितना मिल रहा है? 62 रुपए। ठीक है, 250 इंटू 62 पर डे के हिसाब से मिल रहा है। कितना में हो गया ये? 15,500 रुपए। ठीक है, 62 रुपए उसको एक दिन में मिल रहा है। और कितने वर्किंग डे के लिए मिल रहा है? 250 वर्किंग डे के लिए मिल रहा है। ठीक है, कर मुक्त इसमें कितना है आप माइनस करेंगे। एग्जेम्प्टेड कितना है ये राशि? कर मुक्त, कर मुक्त राशि कितनी है इसकी? कितना रुपए है? भोजन का कितना रुपए मिलता है? 50 रुपए। ठीक है, तो 50 रुपए इसमें माइनस कर देंगे, 12,500 रुपए हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ गया इसका एक्सेस अमाउंट? 3,000 रुपए। ये टैक्सेबल हो जाएगा। भोजन के लिए जो कर मुक्त है कितना है? 50 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, दूसरा उसको मिलता है मुफ्त बिजली मिल रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है। ठीक है, कितना रुपए का? 3,800 रुपए का टैक्सेबल होगा। ठीक, तीसरा आपको क्या मिल रहा है? नियोक्ता के ही विद्यालय में उसको एजुकेशन के लिए मिल रहा है एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, शिक्षा सुविधा। शिक्षा सुविधा के लिए क्या है? 1,000 रुपए प्रति माह तक के कर मुक्त है। ठीक है, और यहाँ पर उसको कितना मिल रहा है? उसका जो पुत्र है कंपनी द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और ऐसे विद्यालय में सामान्यतः उसको 750 रुपए प्रति माह प्रति बालक खर्च आता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा सुविधा है वो कितने रुपए तक के एग्जेम्प्टेड है? कर मुक्त है 1,000 रुपए तक। ठीक है ना, 1,000 रुपए तक के आपको क्या हो गया? एग्जेम्प्ट है। और उसमें खर्च कितना हो रहा है? 750 रुपए। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कोई उसका टैक्सेबल अमाउंट नहीं आएगा।
एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट था आपका कि उन्होंने 4,500 रुपए जीवन बीमा प्रीमियम और नियोक्ता ने 4,300 रुपए प्रीमियम चुकाया। तो नियोक्ता द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, चौथा LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी सुविधा उसको मिल रहा है। तो नियोक्ता ने कितना पेमेंट किया है? 4,300 रुपए, ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसका पूरा टोटल करेंगे और अब कोई आइटम नहीं दिया है, इसका टोटल करेंगे, दिख रहा है? क्लियर है? ये आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल कर दीजिए 4,79,100 4,79,100। ये क्या कहलाएगा? सकल वेतन, ग्रास सैलरी। ओके, क्लियर है? ये होगा सकल वेतन, यहां तक कंप्लीट। इसे ऊपर ले रहा हूं मैं। सकल वेतन कितना आ गया इसका? ग्रॉस सैलरी 4,79,100, 4,79,100 रुपए, ये ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इसमें माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रमाणित कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, इसमें माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना रुपए तक के है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000 रुपए तक, ठीक है। माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, 50,000 रुपए तक के हैं अंडर सेक्शन 61, ठीक है, 50,000 रुपए तक। तो माइनस करेंगे तो इसमें कितना बच जाएगा? ये हो गया 100, 9, 2, 4,29,100 रुपए, 4,29,100। तो ये क्या कहलाएगा आपका? कर योग्य वेतन, टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी होगी। समझ में आया? इसके साथ में जो वर्किंग नोट है वह भी नोट करते जाएंगे। भोजन सुविधा जो थी हमने लिया था कितना है? 50 रुपए प्रति भोजन कर मुक्त होता है और शेष राशि आपकी कितनी होती है? इस क्वेश्चन के जो मुख्य पार्ट थे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया? मूल वेतन, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उसकी कितनी हो गई? 36,000 रुपए प्रति माह उसको वेतन मिलता है। 12 माह का कितना हो गया? 4,32,000 रुपए। बोनस उसको 1 माह के वेतन के बराबर मिलता है। तो प्रति माह उसको वेतन कितना मिल रहा था? 36,000 रुपए। तो बोनस उसका कितना हो गया? 36,000 रुपए। उसको अलाउंसेस जो मिल रहे थे पर क्यूसाइड्स जो था उसको कितना मिल रहा था अलाउंसेस? उसमें आप देखिए इसमें अनुलाभ जो उसको मिल रहा है, ठीक है, अलाउंसेस तो नहीं, सॉरी, अनुलाभ की जो सुविधा मिल रही है, अनुलाभ की सुविधा में उसको भोजन की सुविधा मिल रही थी, मुफ्त भोजन सुविधाएं। तो भोजन की सुविधा उसको कितने दिन के लिए मिल रहा है? 250 दिन के लिए, प्रतिदिन 62 रुपए,
जबकि भोजन की सुविधा जो है 50 रुपए प्रति भोजन कर मुक्त होता है और शेष राशि कर योग्य होती है। नियोक्ता को बिजली की सुविधा मिली हुई है, ठीक है, तो नियोक्ता को फैक्ट्री से मुक्त बिजली की सुविधा मिली हुई है, इसकी लागत जो है वह कर योग्य होती है, इसलिए उसकी पूरी राशि टैक्सेबल हो जाएगी। उसको शिक्षा सुविधा भी मिला है, तो नियोक्ता के विद्यालय में उसको वो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो शिक्षा सुविधा जो है 1000 रुपए तक प्रति माह, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसको मिल कितना रहा है 750 रुपए, तो इसलिए इसकी कोई भी राशि जो है वह कर योग्य नहीं होगी, वह एग्जेम्प्ट हो गया। 1000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और मिल रहा है उसको 750 रुपए, ठीक है। यदि 1000 रुपए से अधिक होता तो वो जो डिफरेंस की राशि है उसको हम शामिल कर लेते। तो कर निर्धारण वर्ष 2021 से कर्मचारी को नौकरी के व्ययों के लिए सकल वेतन में से 50,000 रुपए तक प्रमाणित कटौती मिलेगी, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने दिया 50,000 रुपए। इसको माइनस करने के बाद शेष राशि जो बच गई है, ये राशि आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी, कर योग्य वेतन से आए। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? विजय लक्ष्मी, यस सर। है? यस सर। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है स्टार्टिंग में, इससे अब आगे हम इसको और अपग्रेड करते जाएंगे। इसमें और जो मदे हैं, जो कैलकुलेटिंग पॉइंट है, उन क्वेश्चनों को हम धीरे से लेते जाएंगे, ठीक है? यस सर। ओके, आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया। आप लोगों को मैं वीडियो भेजता हूं, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो प्लीज आप लोग उसको पूरा देखिए। यदि उसमें कहीं पर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं, या कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसी समय आप मुझसे पूछ सकते हो। जो वीडियो मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप पूरा देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? आधे अधूरे में समझ में नहीं आएगा, तो पूरा देखो, और देखने के बाद यदि उसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट है, कोई कमी है, तो वो मुझे बताओ, ठीक है?